गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हम लोगों ने कई बार इससे पहले भी अपने पॉलिटिकल साइंस में या और भी कई जगह वाद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले इसके बारे में पढ़ना है हमें, समाजवाद। यूरोप में समाजवाद किस तरह आया, तो एक बार इसको क्लियर कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समाजवाद, वाद का मतलब आप लोग जानते होंगे, मैंने बताया था विचारधारा, और समाज का मतलब जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पर वो समाज। यहाँ पर समाजवाद का अर्थ है जिसमें सब कुछ समाज का। हालांकि जब हम लोग रूस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो रूसी क्रांति इसीलिए हुई थी कि वहाँ पर राजतंत्र था और राजतंत्र वहाँ के समाज की चिंता नहीं करता था। लास्ट में जब हम लोग अक्टूबर क्रांति के बाद देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर समाजवादी समाज का निर्माण हुआ, किस तरह से सब कुछ समाज का हुआ, तब हमारा ध्यान जाएगा कि हाँ, वास्तव में समाजवाद क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समय जो चल रहा था, जो 18वीं सदी से पहले हम लोगों ने पढ़ा, फ्रांस के समाज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा 1789 में, और उस फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव था वो हर यूरोपीय देशों पर पड़ा। यहाँ तक कि कुछ भारतीय जो उस समय के बुद्धिजीवी वर्ग थे, वो भी फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। इस समय जो समय चल रहा था उस सामाजिक परिवर्तन का युग था। अगर हम लोग इसको विशेष रूप से रूस के परिदृश्य में देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की 3 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थीं। पहली थी उदारवादी, उदारवादी विचारधारा अर्थात लिबरल। दूसरी थी परिवर्तनवादी, रेडिकल। और तीसरी थी रूढ़िवादी, जिसको हम कंजर्वेटिव कहते थे। तो इस तरह से 3 विचारधाराएं प्रचलित थीं, और तीनों ही अपने अपने तरह से जो है समाज परिवर्तन करना चाहती थी। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले उदारवादी क्या चाहते थे, वो किस तरह से, उनकी क्या बातें थी। उदारवादी जो खेमा था, या उदारवादी जो परिवर्तनवादी थे, वो ये चाहते थे, वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान हो, सम्मान मिले और उनको स्थान मिले। दूसरा, वो ये भी चाहते थे कि सभी को वोट का अधिकार केवल संपत्ति के आधार पर मिले, सभी को नहीं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि ये उदारवादी जो समूह था वो अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था, अर्थात जो वंश आधारित जो प्रणाली थी उसका विरोधी था। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और वे समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो।
अर्थात निर्वाचित सरकार के पक्षधर थे। और जैसा कि मैंने दूसरा बताया था आप लोगों को कि वो वोट का अधिकार केवल सत्ताधारियों को देने के पक्ष में थे, संपत्तिधारियों को, इसलिए वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरोधी थे। वो सभी को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। तो ये था हमारा उदारवादी खेमा, जो इस तरह से सत्ता परिवर्तन चाहता था। दूसरा था परिवर्तनवादी, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने शुरू में पढ़ा, रेडिकल। जो रेडिकल समूह के लोग थे वो बिल्कुल ही विरोधी थे, इनके अपोजिट थे इनके विपरीत थे। और वो एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, जैसे कि आज का चुनाव होता है, ठीक है ना। बहुमत के आधार पर सरकार का चुनाव होता है, जिसको बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनती है, इस तरह से। और वो लोग महिला मताधिकार के भी समर्थक थे, उन्होंने आंदोलन का भी समर्थन किया, महिला मताधिकार आंदोलन समर्थित जो आंदोलन चला उसका समर्थन किया उन लोगों ने। और जो पहले से जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उच्च वर्गों को, सामंतों को, जमींदारों को, उद्योगपतियों को, उसके वो विरोधी थे। उनका कहना था कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। वे जो व्यक्तिगत संपत्ति थी उसके तो पक्षधर थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि देश की संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाए केवल कुछ ही लोगों के हाथों में या कुछ समूह के हाथों में या किसी एक व्यक्ति के हाथों में वो केंद्रित हो जाए। वो चाहते थे इसका समान वितरण हो। तो इस तरह से ये हमारा रेडिकल वर्ग था। तीसरा आता है हमारा रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का, कंजर्वेटिव्स का मतलब होता ही है जो चीज़ें रूढ़ हो गई हों, मतलब जिसमें आसानी से सुधार न किया जा सके, लेकिन बाद में आते आते धीरे धीरे जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ वैसे वैसे रूढ़िवादी भी समझने लगे कि नहीं, परिवर्तन जरूरी है, बदलाव जरूरी है। लेकिन इनका कहना था कि ये जो बदलाव है वो धीरे धीरे होना चाहिए, एक साथ ही नहीं। और वो ये चाहते थे कि जो हमारा अतीत है, जो बीत चुका है, उसका सम्मान किया जाए, उसको बिल्कुल भुलाया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। इस तरह से उस समय के रूसी समाज में ये तीन प्रकार के परिवर्तन की विचारधाराएं चल रही थीं, उदारवादी, परिवर्तनवादी यानी रेडिकल और रूढ़िवादी, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स। तो ये तीन हमारे विचारधाराएं थीं सामाजिक परिवर्तन की। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय रूस में केवल बहुत ही कम औद्योगिक क्षेत्र थे, लेकिन जो भी था वहाँ पर उस औद्योगिकरण में सभी को कार्य करना पड़ता था। बच्चे, महिला, पुरुष, बच्चे सभी थे। और जो काम के घंटे थे बहुत अधिक थे, पारियां बहुत अधिक होती थी, मजदूरी बहुत कम मिलती थी, बेरोजगारी की समस्या अधिक थी। और उसके कारण से शहर जो औद्योगिकरण हो रहा था तो उसकी वजह से शहर तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन उनकी विस्तार तो हो रहा था, लेकिन मज़दूरों की, श्रमिकों की चिंता नहीं की जा रही थी, उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं की जा रही थी, उनके आवास की चिंता नहीं, ये सारी समस्याएं थी उस समय। और लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत थे। हमने जैसे कि उदारवादी और रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था, इनकी मान्यता थी कि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का अवसर दिया जाए। और इस तरह से सामाजिक परिवर्तन की बात चल रही थी। और इसके कारण से बहुत सारे लोग जो औद्योगिक मजदूर थे वो उदारवादी और परिवर्तनवादी अर्थात रेडिकल के साथ जुड़ने लगे थे।
हालांकि ऐसा नहीं था कि इनकी सरकारें बनना शुरू हो गई थी, लेकिन हाँ, एक तरह से एक समूह जरूर बनने लगा था। अब अगला आता है हमारा कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया। हम लोगों ने पढ़ा कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। क्यों? संपत्ति का जब केंद्रीकरण होता है तो उसके कारण से सारी समस्याएं इकट्ठी होती हैं। जब इसका विकेंद्रीकरण होगा, सभी के पास संपत्ति पहुंचेगी, तो सभी अपने अपने दृष्टि से उसका उपयोग करेंगे और ये असमानता का भाव समाज के अंदर से समाप्त होगा। अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण होगा तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है, और इस तरह से समाजवादी परिवर्तन चाहते थे। अब ये जो समाजवादी विचारधारा है, उसमें दो तरह के समूह थे। पहला समूह था हमारा, जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवन, और उनके साथ जुड़े थे अपने ये लुई ब्लैंक। इनका क्या मानना था? इंडियाना में न्यू हार्मोनी नाम से नए समुदाय की रचना का इन्होंने प्रयास किया। कोऑपरेटिव या सामूहिक उद्यम में इनकी दिलचस्पी थी, और इनका कहना था, इस विचारधारा का मानना था कि लाभ को सदस्यों में काम के हिसाब से बांट दिया जाए। यानी जैसे अक्सर होता क्या है कि जो पूंजीपति उद्योग लगाता है तो सारा लाभ का अंश वो ले जाता है, उसमें जिसके कारण से उसको लाभ हो रहा है उसमें उसकी चिंता नहीं करता है कि नहीं, इस लाभ का अंश उसको भी मिलना चाहिए। तो इनका रॉबर्ट ओवन का मानना था कि जो भी लाभ है उसका सदस्यों के कामकाज के प्रतिशत के हिसाब से उसका बंटवारा हो जाना चाहिए। फिर सरकार सामूहिक खेती उद्यमों को बढ़ावा देने के पक्षधर हो। तो इस तरह से एक ये रॉबर्ट ओवन की विचारधारा थी। दूसरी विचारधारा जो काफ़ी बाद में प्रसिद्ध हुई वो है, ये हाईलाइट कर रखा है मैंने, कार्ल मार्क्स की, और उनके सहयोगी थे फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स 1818 से 82 तक और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 95 तक। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी वो काफ़ी जो है प्रचलित हुई, और आज भी इस विचारधारा को मानने वाले कई देश हैं। इनका क्या मानना था, आइए देखते हैं कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी समाज है। दूसरा ये कहते थे कि पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है, और इस शोषण मुक्त समाज को बनाने के लिए समाज बनाना होगा जिसमें सारी पूंजी पर समाज का ही नियंत्रण होगा, और ऐसा जो समाज होगा उसको कम्युनिस्ट समाज बोला जाएगा, कम्युनिस्ट समाज होगा, ऐसी उनकी भविष्य की अवधारणा थी। और बाद में जो मार्क्स का जो विश्वास था वो ये था कि अंत में किसकी जीत होगी? मजदूरों की ही जीत होगी। और हम लोग देखते भी ऐसा ही हैं कि जब भी पूंजीवादी व्यवस्था और श्रमिकों में एक संघर्ष की स्थिति आती है तो अंत में जीत श्रमिकों की ही होती है। तो इस तरह से ये समाजवाद से संबंधित दो विचारधाराएं हमारे सामने निकल कर आती हैं। इस तरह से समाजवाद के समर्थन में यूरोप में विभिन्न प्रकार की पार्टियों की स्थापना हुई, जिसमें एक पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी SPD, दूसरी लेबर पार्टी ब्रिटेन, तीसरी द्वितीय इंटरनेशनल रूस में, और फिर सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस। इस तरह से पूरे ही यूरोप में हम देखते हैं कि इस तरह की पार्टियों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी। इससे लगता है
कि यूरोप में समाजवाद का समर्थन प्रारंभ हो गया था। पेज नंबर 29 पर एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसमें से क्वेश्चन बनता है, तो ये मैं साथ के साथ बताता जाता हूँ कि कहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी आप लोग देखते चलेंगे। हालांकि 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार नहीं बना पाए, सफल नहीं हो पाए, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और सरकारों में इनका प्रभाव दिखाई देने लगा था। तो इस तरह से लगता है कि यूरोप में समाजवाद का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा था। अब हम आते हैं सीधे सीधे, ये तो अभी तक रहा कि यूरोप में समाजवाद का प्रारंभ, स्थापना। अब हम सीधे सीधे आते हैं रूसी क्रांति के ऊपर। इससे पूर्व में जैसे कि हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रखा है, तो अगर दोनों को हम आपस में कोरिलेट करके चलेंगे तो हमें ये रूसी क्रांति और भी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। कुछ जो परिस्थितियाँ थीं, जो सामाजिक जो परिस्थितियाँ थीं, वो लगभग दोनों की एक ही तरह से मिलती जुलती हैं, वो आगे हमारे ध्यान में आएगा। 1917 की अक्टूबर क्रांति के पश्चात जो सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था और इस तरह से जो राजशाही था उसका पतन हो गया, और इससे संबंधित जो घटनाएं थी उन्हीं को रूसी क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। और उस समय तत्कालीन समय में जो रूस के जो सम्राट थे वो थे जार निकोलस द्वितीय। उनका शासन था और उनके शासन से वहाँ की जो जनता थी वो बहुत ही परेशान थी, और क्या क्या कारण थे वो हमारे ध्यान में आएंगे। उस समय रूस का जो साम्राज्य था उसका बहुत अधिक विस्तार था। उस समय रूस ही नहीं था, रूस के साथ साथ बहुत सारे जो अब देश स्वतंत्र हो चुके हैं वो सारे रूस के अधीन थे, अंतर्गत आते थे। देखिए, रूसी साम्राज्य 1914, मॉस्को, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इतना बड़ा विस्तार था रूसी साम्राज्य का, प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, और जो आज के मध्य एशियाई राज्य हैं वो भी उसमें शामिल थे, जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब उसी में थे। तो इस तरह से ये काफ़ी विशाल था रूसी साम्राज्य, जिसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, वो अभी आगे आएगा। अब हम देखते हैं रूस की अर्थव्यवस्था उस समय की किस प्रकार की थी। उस समय तत्कालीन समय में जो रूस की 85% जो जनता थी वो कृषि पर आधारित थी। हम लोग अपने देश के बारे में बात करते हैं तो हमारा देश भी एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और हमारे यहाँ की भी अधिसंख्यक जनता गाँव में निवास करती है और उसका जो मुख्य कार्य है वो कृषि है, व्यवसाय उसका। उसी तरह से उस समय 85% रूसी जनता कृषि पर आधारित थी। काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता था और रूस एक अनाज निर्यातक के देश के रूप में जाना जाता था। बस दो ही क्षेत्र ऐसे थे जो कि औद्योगिक क्षेत्र थे, पहला था सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा था मॉस्को। केवल यही दो औद्योगिक क्षेत्र थे, बाद में बढ़े हैं। 1890 के दशक में रेल का नेटवर्क फैलाया गया रूसी सरकार के द्वारा, जिसके कारण से कोयला का उत्पादन दुगना हो गया और जो स्टील का उत्पादन था वो 4 गुना हो गया। देखिए कितना अधिक विकास किया रूस ने। ज़्यादातर जो कारखाने थे वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, सार्वजनिक उद्योग कोई नहीं था, और उसमें जैसा कि हमने पहले बताया मजदूरों के काम के घंटे निश्चित नहीं थे, वेतन निश्चित नहीं था, उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी, उनके आवास की चिंता नहीं थी, ये सारी चीज़ें थी। तो यानी तत्कालीन अर्थव्यवस्था। एक बार इसके बारे में देखिए, मैंने मैप लगाया है,
ये यहाँ पर आ गया है। जो हम रूसी साम्राज्य की बात कर रहे थे, विस्तार, उसको मैंने मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। ये तो पूरा रूसी साम्राज्य है ही है, जो येलो वाला दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ये जो फिनलैंड है, ये लातविया है, LAT लिखा हुआ है। फिर LITH जो लिखा हुआ है, लिथुआनिया है। बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, ये पूरा ही क्षेत्र इस रूस के साथ लगा हुआ था। तो इस तरह से ये रूस का विस्तार, यानी जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, इससे जो राइट हैंड में वो सारा कुछ इस रूस के साथ मिला हुआ है। रूसी किसानों की क्या स्थिति थी उस समय? जैसा कि मैंने बताया कि 85% जो वहाँ की जनसंख्या थी वो कृषि पर आधारित थी। भूमि पर, जो वहाँ की जो भूमि थी उस पर सामंतों का और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था उनका नियंत्रण था। हमने जब फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चा की तो उसमें भी आता है कि जो वहाँ की अधिसंख्यक भूमि थी उस पर कुलीन वर्ग का, चर्च का, अभिजात्य वर्ग का नियंत्रण था। जो थर्ड एस्टेट था उसका नियंत्रण नहीं था। उसके पास बहुत ही कम मात्रा में 5% या 10% मान लीजिए भूमि रही होगी। वही स्थिति यहाँ भी थी। किसान जो थे वो धार्मिक स्वभाव के थे, नवाबों और सामंतों का सम्मान नहीं करते थे। रूसी किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। अधिकांश लगान नहीं चुकाते थे। और एक जो विशेषता थी यहाँ के किसानों की, वो बहुत ध्यान देने वाली है। यहाँ के किसान समय समय पर अपनी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे। फिर जो कम्यून जो था उसे परिवार की ज़रूरत के अनुसार किसानों में बांट देता था। परिवार की संख्या के हिसाब से, परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनका वितरण कम्यून के द्वारा किया जाता था। तो ये वहाँ की किसानों की स्थिति थी। मजदूर भी सामाजिक स्तर पर बटे हुए थे। जो मजदूर कुछ अच्छी स्थिति में थे फैक्ट्री और उद्योग में, वो सामान्य मजदूर से एक अलग अपने को मानते थे। तो इस तरह से उनका भी विभाजन हो चुका था। जो रूसी पार्टियां थीं, जो जिनकी स्थापना हुई थी उस समय, जो कि जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई और 1900 में सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई। इसमें दो पार्टियां बनी, बोल्शेविक पार्टी, मेंशेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी उसको कहते हैं जिसको जो है, जो औद्योगिक क्षेत्र के जो मजदूर थे उन सबका अधिकांश मजदूरों का समर्थन मिलता था, प्राप्त था। उसको बोल्शेविक पार्टी कहा गया। उसके नेता लेनिन थे। और मेंशेविक जो पार्टी थी, ये भी सोशलिस्ट पार्टी ही थी, लेकिन इसको जो औद्योगिक मजदूरों का जो समर्थन प्राप्त था वो बहुत कम मात्रा में था, यानी अल्पसंख्यक थी, इसलिए इसको मेंशेविक पार्टी बोला जाता है। तो इस सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी में बोल्शेविक पार्टी और मेंशेविक पार्टी रहीं। इसमें बोल्शेविक पार्टी के जो प्रमुख थे लेनिन, उनका सोचना था कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है ना। जबकि दूसरा जो वर्ग था मेंशेविक, उसका मानना था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। ये भी दोनों अंतर दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। 1905 की क्रांति। 1905 की जो क्रांति है उसको कहा जाता है कि ये 1914 की जो क्रांति हुई थी
ये उसका पूर्वाभ्यास थी। यानी जैसे हम लोग कोई मैच खेलने जाते हैं तो उस मैच से पहले हम लोग एक प्रैक्टिस मैच भी खेलते हैं। उससे क्या होता है कि हमें एक उसका अभ्यास हो जाता है कि हमें ऐसे ऐसे मैच खेलना है, जो मैच खेलने जा रहे हैं उसमें ये परिस्थितियाँ पैदा हो जाएंगी तो उसका हम कैसे जो है सामना करेंगे, वो सारी चीज़ें कोच के माध्यम से समझ में आती हैं। तो ऐसे 1905 की क्रांति को अक्टूबर 1917 क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है, जननी भी कहा जाता है। क्या थी, क्या चीज़ें थी उसमें, देखते हैं। उस समय भी निरंकुश राजशाही थी। उस समय के जो उदारवादियों ने क्या किया कि संविधान बनाने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया, और उन उदारवादियों को, जो उस समय के राष्ट्रवादी थे, उनका, और जो इस्लाम के आधुनिकीकरण थे जिसको जदीदी बोला जाता था, उनका समर्थन मिल रहा था। तो ये उदारवादी उनको साथ लेकर, समर्थन लेकर एक नए संविधान की रचना करना चाहते थे। उस समय परिस्थितियाँ क्या हुई कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि जो ज़रूरी सामान था उसकी कीमत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगी, और लगभग इसके कारण से जो मजदूरों का जो वास्तविक वेतन था उसमें 20% तक की गिरावट आ गई। इसी समय एक छोटी सी घटना घटी जिसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। 1904 में एक असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा की स्थापना की गई थी, जिसके 4 सदस्य प्यूतिलो आयरन वर्क्स में नौकरी करते थे। उनकी गतिविधियों के कारण या जो भी परिस्थितियां रही हों उसके कारण से उनको फैक्ट्री से हटा दिया गया, और जैसे उनको हटाया गया उनके समर्थन में मजदूरों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर उनके समर्थन में आ गए, और एक उन्होंने मांग पत्र बना लिया अपना, जिसमें कि काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाएं, जबकि 12-12 घंटे की पाली चलती थी। वेतन में वृद्धि की जाए और श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार किया जाए, उनके स्वास्थ्य की चिंता की जाए। कभी कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें क्षतिपूर्ति कोई व्यवस्था नहीं थी, वो लागू किया जाए। मजदूरों के आवास की व्यवस्था की जाए। यानी बहुत जो अभी से मांग चली आ रही थी उसको लेकर हड़ताल पर चले गए। इसी समय पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों ने विंटर पैलेस क्या था, जहां पर कि जार द्वितीय रहता था, वहां का शासक, उन्होंने एक मार्च किया और वहां पहुंच गए। लेकिन वहां पर जो कॉसेक्स थे, जो कि जार की जो सेना थी, उसने मजदूरों पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, जिसके कारण से लगभग 100 से अधिक मजदूर मारे गए। चूँकि एक जो घटना थी वो रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है, और इसके कारण से पूरे देश में हड़ताल प्रारंभ हो गई। और जैसा कि हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में भी कि विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, शिक्षकों ने जो सरकारी विद्यालय छोड़ दिए, सरकारी कोर्टों का बहिष्कार किया गया, है ना। और यानी चारों तरफ बहिष्कार वाली स्थिति थी, वही स्थिति कुछ यहाँ पर भी दिखाई देती है। और इस तरह से लोगों ने इकट्ठा होकर, सभी पार्टियों ने मिलकर एक संविधान सभा बनाने की मांग की, और संविधान सभा की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस, ठीक है ना, की स्थापना कर डाली उन्होंने। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जब जार ने देखा कि परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तो जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। हालांकि वो
इंटरनली इसके लिए तैयार नहीं था, मानसिक रूप से वो नहीं चाहता था कि ऐसा किया जाए, लेकिन उस समय परिस्थितियों को शांत करने की दृष्टि से उसने ऐसी सहमति दे दी। हालांकि 1905 के बाद जो कमेटियां थी, यूनियनें थीं, उनको इलीगल घोषित, अवैधानिक घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और उनकी राजनीतिक जो गतिविधियां थी उन पर पाबंदियां लगा दी गई, निषेध कर दिया गया। जार ने ड्यूमा की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन जो पहली ड्यूमा की स्थापना हुई उसको उसने बहुत ही जल्दी 75 डेज के अंदर ही उसने उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर दूसरी ड्यूमा स्थापित की गई और फिर उसको 3 महीने के अंदर ही बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह से उसने ड्यूमा को चलने नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर ड्यूमा चलेगी, संसद चलेगी, तो मुझे उसके प्रति जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेह होना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी सत्ता पर, उसके अधिकारों पर किसी भी तरह का नियंत्रण लगे। जैसे कि हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था कि जर्मनी के एकीकरण से पूर्व एक संसद बुलाई गई थी, और उस संसद के पश्चात जो वहाँ के राजा को ये कहा गया था कि आप संसद के अधीन आकर कार्य करें, तो उसने मना कर दिया था। वही स्थिति यहाँ भी थी, और इस तरह से उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया और ये सारा कुछ चलता रहा। इसी बीच लगातार जो रूसी जनता थी उसमें जार की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी। उसका कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में उसकी उसकी गतिविधियाँ, किसकी? जार द्वितीय की। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 2 ग्रुपों के बीच में। पहला ग्रुप था जिसको हम लोग केंद्रीय शक्ति कहते हैं। उस केंद्रीय शक्ति में एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, और दूसरा है हमारा मित्र राष्ट्र, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, रोमानिया बाद में जुड़े। तो इस तरह से इन दोनों ग्रुपों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में तो इन दोनों ही ग्रुप ने सोचा था कि बहुत जल्दी युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध लंबा खिंचता चला गया और हम लोग जानते हैं कि 1918 में जाकर समाप्त हुआ था। तो इतना बड़ा युद्ध खिंचने के कारण लगातार लोकप्रियता में कमी आती चली गई जार के। प्रारंभ में तो रूसी जनता का समर्थन मिला, लेकिन धीरे धीरे अलोकप्रिय होता चला गया। जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बढ़ती चली गईं। इस कारण से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे लगभग, और 30 लाख लगभग घायल हुए थे। पीछे हटती हुई रूसी सेना ने उस समय मार्ग में जितनी भी फसलें आई उन सबको नष्ट कर दिया, इमारतों को नष्ट कर दिया, ताकि दुश्मन की सेना उसका उपयोग न कर सके। युद्ध लंबा खींचने के कारण अब जो सिपाही थे, चूंकि उनके आपूर्ति प्रभावित हो रही थी, उनको हथियारों की, उनकी वर्दी की, उनके खाद्यान्न की ठीक प्रकार से आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, और चारों तरफ पूर्वी मोर्चे पर, पश्चिमी मोर्चे पर लगातार रूसी सेना की हार हो रही थी, रूसी सैनिक मारे जा रहे थे। इस वजह से जो सिपाही थे वो अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और वो वापस लौटना चाहते थे। ठीक है ना? इस युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आई। जो काम करने वाला जो वर्ग था वो युद्ध में मारा जा रहा था लगातार। रोटी की दुकानों पर दंगे प्रारंभ हो गए, और इस तरह से सरकार और जार दोनों ही लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे थे। लगातार उनकी लोकप्रियता में गिरावट आती जा रही थी। इन सभी परिस्थितियों के कारण
फरवरी क्रांति का प्रारंभ हुआ। अभी तक हमने सारी परिस्थितियां पढ़ी जिसके कारण से एक युद्ध की स्थिति बनी, गृह युद्ध की स्थिति बनी। एक जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो जो पेट्रोग्राद था उसकी स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ पर एक नदी बहती थी, नेवा नदी। उस नेवा नदी के दाएं तट पर मजदूर वर्ग रहता था, बाएं तट पर विंटर पैलेस, सरकारी अधिकारी, सरकारी इमारतें आदि सभी कुछ थीं। रात्रि में जो दृश्य होता था एक बड़ा अजीब होता था कि नदी का एक तट तो बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ और दूसरा तट बिल्कुल रोशनी से नहाया हुआ, प्रकाश से नहाया हुआ। एक तरफ ऐसा वर्ग जिसे कि इस टाइम क्या भोजन बनेगा, कैसे परिवार का निर्वहन होगा, कैसे गुजारा चलेगा, ये चिंता हड़ताली मजदूरों की बहुसंख्यक जनता, और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग जिसे कि सरकार में होते हुए भी, देश का शासक होते हुए भी अपने प्रजा की चिंता नहीं थी, वो अपने ही रंग में खोया हुआ था। तो ये जो दृश्य होता था, उस दृश्य से जो एक मजदूर वर्ग था उनके अंदर एक तरह की आग पैदा हो रही थी धीरे धीरे, और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थी। और जिस महल में ड्यूमा की बैठकें होती थी वो भी उधर ही थी, बाएं किनारे पर ही। इन परिस्थितियों के कारण संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वे जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। अब क्या क्या परिस्थितियां थी, क्या क्या घटनाएं थी, आइए देखते हैं उसको। घटनाक्रम जो फरवरी क्रांति का है। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं, वो आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही थीं। तो इस दिन को आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम लोग मनाते हैं। तो यानी महिलाओं का विशेष योगदान था इस आंदोलन में। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। लेकिन ये एक विशेषता थी इस आंदोलन की कि कोई पार्टी इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रही थी। जो मजदूर वर्ग था उसी में से महिलाएं और पुरुष इसके आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जब ये आंदोलनकारी समूह बाएं तट पर पहुंचा, सरकारी इमारतों को घेर लिया इन्होंने, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। 24-25 फरवरी को आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया गया। 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया राजा के द्वारा। 27 तारीख को पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया गया इन आंदोलनकारियों के द्वारा। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने इन पर नियंत्रण करने के लिए अपनी टुकड़ी को, सैनिकों की टुकड़ी को, घुड़सवार सेना को इन पर गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन इस बार सेना ने इन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। देखिए परिवर्तन कैसे होता है, किस तरह से आंदोलनकारियों को सफलता मिली। क्यों इन लोगों ने क्यों मना किया? क्योंकि इन सैनिकों के परिवार, रिश्तेदार, जानने वाले, शुभचिंतक, दोस्त, मित्र सभी उस आंदोलन में शामिल थे। जो रेजिमेंट थी इन्होंने विद्रोह कर दिया और प्रदर्शनकारियों से आ मिले, और इस तरह से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। परिषद का गठन किया गया और इनकी परिषद का गठन वहीं पर हुआ जहाँ पर ड्यूमा की बैठकें चलती थीं, बैठकें हुआ करती थी। तो इस तरह से यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल
जार से मिलने के लिए गया। परिस्थितियों के दबाव में आकर, और चूंकि सेना भी मिल चुकी थी उन आंदोलनकारियों से, तो उसके कारण से सैनिक कमांडरों की बात को स्वीकार करते हुए जार ने 2 मार्च को राजगद्दी छोड़ दी। और इस तरह से जो सरकार का नियंत्रण था वो इन आंदोलनकारियों के हाथों में आ गया और एक अंतरिम सरकार बना ली गई, जिसके द्वारा वहाँ की शासन व्यवस्था चली। और भविष्य में एक संविधान बनाने और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाए, ऐसा निश्चित किया गया। और इस तरह से जो क्रांति का जो झंडा था वो जनता के हाथों में आ गया, अर्थात एक सफल क्रांति हुई। जैसे ही क्रांति सफल हुई, अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस आ गए। और ये जो वर्ग था, ये जो समूह था, ये जो पार्टी थी, वो शुरू से ही प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस शामिल हुआ था उसका विरोध कर रहे थे। इनकी मांग क्या थी? लेनिन की जो प्रमुख मांग, 3 मांग थी कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों को सौंप दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये जो लेनिन की जो 3 मांगें थीं, इसको हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जरूर किसी न किसी प्रकार से पूछा जाता है, इसका आप लोग ध्यान रखें। इस क्रांति के बाद बहुत सारा परिवर्तन हुआ। बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। ट्रेड यूनियनों की जो संख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। और इस तरह से जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे, 500 की संख्या में। अंदाजा लगाइए आप। अब हमारा आता है अक्टूबर 1917 की क्रांति की घटनाएं। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी और इस तरह से चर्चा होने लगी विद्रोह की, कि सरकार के विरुद्ध विद्रोह होना चाहिए। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक सहमति बना ली आपस में कि हमें ऐसा करना चाहिए। और उसको पूरा करने के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक सोवियत सेना का गठन किया गया, जनसेना एक तरह से। 24 अक्टूबर को विद्रोह का प्रारंभ हुआ प्रधानमंत्री केरेंस्की के द्वारा। औरोरा नामक युद्धपोत से विंटर पैलेस पर बमबारी की गई और नेवा नदी से आगे बढ़ते हुए सैनिक ठिकानों को नियंत्रण में ले लिया गया बोल्शेविकों के द्वारा। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक में बहुमत से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया गया। दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। इस तरह से ये अक्टूबर 1917 की एक क्रांति, सफल क्रांति हुई। इसके पश्चात इसका क्या परिणाम हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ, देखते हैं। परिणाम में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जो अप्रैल थीसिस की पहली मांग थी। दूसरा, बेघर बार लोगों को रहने के लिए मकान दिए गए। तीसरा, पुरानी पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। अगला, सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई, जिससे परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया इस सरकार के द्वारा, मार्च 1918 में
अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, वो मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली और इस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से वो अलग हो गया। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय बोल्शेविक पार्टी के द्वारा लिया गया। आने वाले समय में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के चुनाव के लिए एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया और किसानों को सामंतों की भूमि पर कब्जा करने की छूट दे दी गई। ये तीसरी डिमांड अप्रैल 1933 की। इस तरह से जो बोल्शेविकों की डिमांड थी वो पूरी कर दी गई और इस तरह से एक समाजवादी समाज की स्थापना करने की कोशिश की गई। लेकिन ये स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रह पाई और एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई वहां पर। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना भी टूटने लगी, वो भी वापस आने लगे, क्योंकि वो जानते थे भूमि का पुनर्वितरण होगा और वो सेना छोड़ना भी चाहते थे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। अब इस समय तीन प्रकार के विचारधाराएं थी। एक जिसको हम रेड्स बोलते हैं, दूसरा ग्रीन्स और तीसरा वाइट्स। पहले में बोल्शेविक थे जिनको रेड्स बोला जाता है, दूसरे सामाजिक क्रांतिकारी को ग्रीन्स, तीसरे जो जार समर्थक थे उनको वाइट्स। ये तीनों ही अपने अपने तरह से समाज पर नियंत्रण करना चाहते थे। जो वाइट्स थे अर्थात जार समर्थक थे, उनको अन्य देशों की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का भी सहयोग मिल रहा था। फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का समर्थन मिल रहा था और ये शक्तियां चाहती थीं कि रूस में समाजवाद का विस्तार न हो, इसलिए वो जार का समर्थन अर्थात वाइट्स का समर्थन कर रही थी। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण पूरी तरह से कायम हो चुका था, नियंत्रण में ले चुके थे और ये सारा जो उनको सफलता मिली थी गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की सहायता से मिली थी। और इस तरह से 1922 तक सोवियत संघ यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया का जन्म हो चुका था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बच्चों कि अक्टूबर 1917 की क्रांति और फिर फरवरी क्रांति, ये दोनों ही सफल क्रांतियां थीं। इसके कारण से रूस में समाजवादी समाज का निर्माण हुआ। जब हम इसको देखेंगे समाजवादी समाज का निर्माण, तो हमारे ध्यान में आएगा कि आखिर कैसे समाजवादी समाज इसको बोला गया, क्या हुआ कि इसको समाजवादी समाज की स्थापना वहाँ पर हो पाई। देखते हैं। पहला हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा हुआ जब्त किए गए खेत किसानों को वितरित किए गए, ठीक है। तीसरा, शासन में केंद्रीकृत शासन प्रणाली लागू की गई, व्यवस्था लागू की गई। चौथा, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण, कि वहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई, यानी 5 ईयर प्लान्स, जो हमारे यहाँ भी होता है। हम लोग देखते हैं कि 5 साल के लिए सरकार योजना बनाती है अगले 5 सालों के लिए और उस पर काम करती है। इसका प्रारंभ सर्वप्रथम रूस में हुआ था 1927 में। नए नए औद्योगिक शहरों का उदय हुआ, विस्तारित शिक्षा व्यवस्था का विकास किया गया जिससे सभी को शिक्षित किया जा सके। देखिए कितना बढ़िया काम किया वहाँ की सरकार ने। फैक्ट्री कामगारों और किसानों की शिक्षा व्यवस्था की गई और जो महिला कामगार थी जो फैक्ट्री में काम करती थी, उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए बालवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई। हमारे यहाँ एक व्यवस्था आती है आंगनवाड़ी, ठीक है ना।
और ये वहाँ पर की गई बालवाड़ी व्यवस्था। और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके इसलिए इसको बहुत उचित मूल्य पर किया गया, सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ की गई और मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान का निर्माण किया गया। इससे लगता है कि वहाँ पर एक समाजवादी समाज की स्थापना की गई। एक एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, सामूहिकीकरण। क्या है ये सामूहिकीकरण? जो रूस में संपन्न किसान थे उनको कुलक कहा जाता था और उनका जो था वो वहाँ की काफ़ी भूमि पर नियंत्रण था, जो कि मजदूरों और श्रमिकों के द्वारा वो खेती का कार्य करवाते थे। रूस में 1928 के आसपास एक अनाज की कमी होने लगी। उसके कारण से खेतों का सामूहिकीकरण किया गया। उसके पीछे ये भी कारण थे कि अनाज का उत्पादन बढ़ाया जाए, लेकिन जो छोटे छोटे खेत थे उन पर आधुनिक तरीके से खेती करने में, कृषि करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए सामूहिकीकरण कर दिया गया और इसका प्रारंभ स्टालिन द्वारा प्रारंभ किया गया। अनाज की कमी को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया और इस तरह से जो सामूहिक खेत बने उनको कोलखोज कहा गया। सभी किसानों को इन सामूहिक खेतों पर काम करना पड़ता था और जो भी लाभ होता था वो उन सभी किसानों के बीच में ही बांट दिया जाता था। अर्थात किसानों को कहा गया कि आपको यहाँ पर कार्य की चिंता करनी है, अपने परिवार की चिंता नहीं करनी है, आपके परिवार की चिंता सरकार के द्वारा की जाएगी। और देखा भी हम लोगों ने जो अभी पढ़ा टॉपिक कि किस तरह समाजवादी समाज का निर्माण हुआ, वहाँ पर सरकार ने अधिकांश रूप से रूसी जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की चिंता की। तो इस तरह से सामूहिकीकरण की खेती को बढ़ावा दिया गया। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी किया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए और वहाँ से प्राप्त होने वाले मुनाफे को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। लेकिन इस व्यवस्था का विरोध भी हुआ और विरोध इतना हुआ कि चूँकि पूरा समय उन किसानों को खेतों में काम करना पड़ता था, जो उनके मवेशी थे और जो पशु थे वो उसकी चिंता नहीं कर पाते थे, तो वो धीरे धीरे अपने जानवरों की संख्या को ख़त्म करने लगे, जिसके कारण से 1929 से 31 के बीच में काफ़ी संख्या में मवेशियों की संख्या में काफ़ी कमी आई, लगभग 1/3 कमी आ गई। सरकार के आदेश का पालन न करने वाले को सख्त सज़ा दे दी जाती थी, देश निकाला दे दिया जाता था और ऐसे विरोध करने वालों को कहा जाता था कि वो समाजवाद का ही विरोधी है। हालांकि ये व्यवस्था बहुत समय तक नहीं चल पाई। 1930 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। और इस तरह से धीरे धीरे सामूहिकीकरण की जो व्यवस्था थी उसकी आलोचना होने लगी और धीरे धीरे ये अप्रासंगिक होता चला गया। लेकिन सरकार ने उनका विरोध किया। इस व्यवस्था का विरोध करने वालों को इस आधार पर उन्हें मार दिया गया और उनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। इस तरह से धीरे धीरे ये सामूहिकीकरण का जो था ये समाप्त होता चला गया। अगला हम देखते हैं कि इस रूसी क्रांति का और सोवियत संघ का क्या वैश्विक प्रभाव पड़ा। इस रूसी क्रांति से प्रभावित होकर या कम्युनिस्ट व्यवस्था से प्रभावित होकर बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट और कॉमिंटर्न में हिस्सा लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई, ट्रेंड किया गया उनको कम्युनिस्ट विचारधारा के विस्तार के लिए। समाजवाद को नई पहचान मिली और 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया।
जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर ने सोवियत समाजवादी के बारे में लिखा भी है। उस समय शौकत उस्मानी ने हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ ए रिवोल्यूशनरी में भी इस तरह यहाँ की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। फिर बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी 1930 में रूस के बारे में बताया काफ़ी कुछ कि वहाँ की किस तरह की व्यवस्था थी। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है और जो एक्सरसाइज है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाने का ट्रेंड चेंज किया है। बुक कोई पीडीएफ ना देकर मैंने कुछ अपने टॉपिक्स, अपने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया है। फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोग अगर एग्ज़ाम में इस तरह के फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं तो उसमें अच्छी मार्किंग भी होती है और समझ में भी अच्छा आता है, हम लोग सीखते भी जल्दी हैं। और इसके लास्ट में जो है कुछ मैंने एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। इससे आप लोग कुछ नए क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोग चाहें तो जो टॉपिक्स हैं उसमें से अच्छे क्वेश्चन बनाएं, अच्छे क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास करिए, तभी हम लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन आंसर बनाना आएगा। तो ये मैं समझता हूँ आज के लिए पर्याप्त है। फिर हम लोग अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।